Hi students, yesterday we studied about the occurrence of metals. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि मेटल्स कहाँ से मिलते हैं. तो सबसे बड़ा सोर्स है जो मेटल का वो क्या है, धरती की गहराई से हमें मेटल्स मिलते हैं. इसके अलावा समुद्र के पानी से भी हमें स्मॉल एक्सटेंट तक मेटल्स है जो मिल जाते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, वो हमें सॉल्ट्स की फॉर्म में मिलते हैं. और हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था. मिनरल्स क्या होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचर में पाए जाते हैं, कुदरत से मिलते हैं हमें धरती की गहराई में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं. और क्या होती हैं कि कई जगह पे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास किसी पर्टिकुलर मेटल की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उसमें से हम उस मेटल को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. तो उन मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. इसमें हमने पढ़ा था कि मेटल्स को हम उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे डिफरेंट मेथड यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे मेथड्स जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में बॉटम पे लाई करते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा कम होती है, वो ज़्यादातर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. और जैसे कि एग्जांपल होगी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनकी रिएक्टिविटी लेस होती है. इसके लिए ये किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, ज़्यादातर ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं. ज़्यादातर जो मेटल की ओर्स होती हैं, हमारे पास मेटल्स के कंपाउंड होते हैं, वो या तो ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे, या सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं, या कार्बोनेट की फॉर्म में होते हैं. तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास किस नेचर की ओर है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं. जैसे अगर हमारे पास कार्बोनेट की ओर हो तो उससे हमें मेटल को निकालने के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे. कैल्सिनेशन में हमने पढ़ा था हीटिंग करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर. अगर हमारे पास सल्फाइड की ओर होती है तो उसके लिए हम रोस्टिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं. रोस्टिंग में हम हीटिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. नेक्स्ट हमने पढ़ा था एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, कि जो ओर्स हम धरती की गहराई से निकालते हैं उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं. उन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, गैंज बोलते हैं. सो इम्प्योरिटीज़ को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, ताकि हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें. तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इम्प्योरिटीज़ की फिजिकल और केमिकल नेचर कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि उन मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे जिनकी एक्टिविटी क्या होती है, लो रिएक्टिविटी होती है. नेक्स्ट, तो उन मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी लो होती है वो ज़्यादातर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या फिर ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनको हम सिंपल हीटिंग करके प्योर मेटल में रिड्यूस कर लेते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल इन मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, कि उन मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में मिडल में लाई करते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी ना तो ज़्यादा हाई होती है और ना ही ज़्यादा लो होती है. तो वो ज़्यादातर हमारे पास या तो सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं या कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाते हैं. सल्फाइड की ओर के लिए हम रोस्टिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं और कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसकी हमने एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था. नाउ वी कम टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, कि वो मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल किस पे लाई करते हैं, टॉप में लाई करते हैं. दैट मीन्स उनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी है. तो हाई रिएक्टिविटी होने के कारण वो कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते. वो ज़्यादातर का किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं. और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम सिंपल हीटिंग के साथ रिड्यूस नहीं कर सकते प्योर मेटल में, जैसे कल हमने करा था कार्बन के साथ रिडक्शन करी थी. तो जो हाई रिएक्टिविटी मेटल होते हैं उनको हम सिंपल कार्बन से रिडक्शन करके प्योर मेटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो बिकॉज कार्बन है जो ऑक्साइड जैसे हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हो गए, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अल्मीनियम, ये कार्बन से इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण ये कार्बन को हम यूज़ नहीं कर सकते उनके ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए. सो इन मेटल्स को हम क्या किसे फिर अगर हम अब कार्बोनेट रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं कर सकते तो किस मेथड से करेंगे. तो इनको हम रिड्यूस करने के लिए प्योर मेटल में लाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड यूज़ करते हैं. इसमें जैसे एग्जांपल्स होगी हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, मोल्टन स्टेट में होते हैं. जब ये सभी हमारे पास मेटल्स उन क्लोराइड के सॉल्ट की फॉर्म में मोल्टन स्टेट मतलब पिघले हुए होते हैं, तब उसमें से करंट पास कराते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स उसमें करंट पास करवाएंगे, तब हम उनसे क्या करेंगे, प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो मेटल करंट पास करवाने के लिए हम दो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, एक कैथोड यूज़ करेंगे, दूसरा एनोड यूज़ करते हैं.
और जो मेटल है वो किस पे जाके, कौन से इलेक्ट्रोड पे जाके इकट्ठा हो जाता है, कैथोड पे। कैथोड कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लूज करने के कारण मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव किसकी तरफ को जाएगा, नेगेटिव चार्ज कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो कैथोड पे जाके प्योर मेटल है जो वो डिपॉजिट हो जाता है। जबकि क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या करता है, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो गेन करते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज वाला किसके पास जाएगा, एनोड। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स ऑपोजिट चार्ज के पास जाके क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। क्लोरीन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाता है। जैसे कैथोड के ऊपर हमारे पास रिएक्शन चलती है कि सोडियम आयंस है जो केटाइन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनोड के ऊपर जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और क्लोरीन की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अब हमें जो तीनों मेथड से मेटल्स मिलते हैं वो मेटल्स हमारे पास प्योर स्टेट में नहीं होते, उनमें अभी भी काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो उन मेटल्स को क्या करना पड़ता है, रिफाइनिंग करनी पड़ती है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, के मेटल की रिफाइनिंग हम कैसे करेंगे। सो वो मेटल्स जो हमें वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस से मिलते हैं, जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, वो प्योर स्टेट में नहीं होते, उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो इन इम्प्योरिटीज़ को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है ताकि हमें प्योर मेटल मिल सके। तो इसके लिए ज़्यादातर हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेटल जैसे काफ़ी सारे मेटल्स हो गए, जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इनको हम रिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलिटिकली, करंट पास करा के इनकी रिफाइनिंग करते हैं। इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, तो इसके डायग्राम से करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने को करंट पास करवाने के लिए कैथोड को किसका लिया है, हमने प्योर मेटल का लिया है। और जो एनोड है, एनोड यहाँ पे क्या है हमारे पास, इम्प्योर मेटल। तो क्या होगा, नीचे जो सोल्यूशन लेंगे, सोल्यूशन हम उसी मेटल का लेंगे जिसकी हमने क्या करनी है, रिफाइनिंग करनी है। जैसे ये इलेक्ट्रोड है हमारे पास किसके हैं, कॉपर के हैं, कि हमने कॉपर की रिफाइनिंग करनी है। तो नीचे जो सोल्यूशन लेंगे वो किसका लेंगे, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रोड डिप करा के हम क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं। जब करंट पास होता है तो जो इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल से जो प्योर मेटल होगा वो जाके सोल्यूशन में मिल जाएगा, और जितनी अमाउंट जाके सोल्यूशन में प्योर मेटल की मिली है उतनी जाके कहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएगी, कैथोड के ऊपर जाके कलेक्ट हो जाती है। और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। तो इसकी वजह से जब ये प्रोसेस चलता है, एनोड की अमाउंट डिक्रीज़ होने लगती है और कैथोड की अमाउंट है जो वो क्या होने लगती है, इंक्रीज़ होने लगती है। मीन्स कैथोड का साइज़ थिक हो जाता है और एनोड का साइज़ है वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे हमने इम्प्योर मेटल को क्या लिया है, एज अ एनोड यूज़ करा है, और जो थिन स्ट्रिप है प्योर मेटल की उसको हमने एज अ कैथोड यूज़ करा है। तो जब हम करंट पास कराएंगे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन से, जैसे हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था नीचे, तो कॉपर यहाँ सल्फेट यहाँ पे क्या है हमारे पास, एज अ इलेक्ट्रोलाइट हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रोलाइट में से हम करंट पास कराते हैं, जो प्योर मेटल है एनोड में से वो जाके डिजॉल्व हो जाता है नीचे वाले सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में जाके डिजॉल्व हो जाएगा। जितनी अमाउंट डिजॉल्व हुई है उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट जाके डिपॉजिट हो जाता है, कहाँ पे, प्योर कैथोड पे जाके हमारे पास डिपॉजिट हो जाएगा फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। सो जो इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं हमारे पास, जैसे हमने अभी डायग्राम में पढ़ा कि इम्प्योरिटीज़ एनोड के नीचे, एनोड इलेक्ट्रोड के नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। कोरोजन क्या होती है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, कोरोजन हम किसको बोलते हैं, रस्टिंग को, जर लगने को बोलते हैं। तो जैसे डेली लाइफ में हमारे पास एग्जांपल्स होगी सिल्वर आर्टिकल्स, चांदी के जो आर्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर उसका कलर है जो ब्लैक पड़ने लगता है कुछ टाइम के बाद, बिकॉज जब वो हवा के कांटेक्ट में आते हैं, वो क्या होता है, हवा में सल्फर जो प्रेजेंट होती है सल्फर के साथ रिएक्शन शो कर जाते हैं, जिसकी वजह से सिल्वर सल्फेट बनने की वजह से उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है। ऐसी कॉपर की एग्जांपल ले ली, कॉपर के भी जो बर्तन होते हैं उसको भी अगर थोड़े टाइम बाद उसकी भी शाइनीनेस है, जो ब्राउन सरफेस है वो धीरे धीरे उसकी शाइनीनेस ख़त्म होने लगती है, बिकॉज जो हवा में हमारे पास जो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन शो करके क्या कर जाता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जिसकी वजह से कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग है जो वो आने लगती है।
ऐसी आयरन आयरन जब मॉइस्ट हेयर के कांटेक्ट में आएगा काफ़ी लंबे समय बाद, उसके ऊपर क्या होगी, एक ब्राउन कलर की फ्लेकी सा सब्सटेंस जमा हो जाता है जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। तो वो भी किसके कारण होता है, बिकॉज हवा के साथ वो मॉइस्ट एयर के साथ क्या करता है, रिएक्शन शो करता है। इसको हम एक एक्टिविटी के साथ करेंगे। जैसे इस एक्टिविटी में हमने क्या लिया, 3 टेस्ट ट्यूब ली हैं। तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा है, आयरन नेल्स डाले हुए हैं, लोहे की मेख डाली हुई है। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने कंडीशंस चेंज करी हैं। जैसे आधी हमारे पास जो आयरन नेल है वो वाटर में डिप है और आधा पोर्शन है ऊपर हवा के कांटेक्ट में है। और दूसरी हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा है, आयरन नेल को कम्प्लीटली हमने डिप कर दिया है वाटर में और उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर बना दी है और उसके ऊपर क्या है, हवा है। ऐसे ही थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमने ड्राई एयर है। ड्राई एयर क्यों है, बिकॉज जो हवा में मॉइस्चर है वो नीचे जो हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का मतलब क्या है कि हवा में जितना भी मॉइस्चर होता है उसको ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग एजेंट बोलते हैं। थर्ड केस में हमारे पास क्या है कि जो नेल्स हैं वो किसके कॉन्टैक्ट में है, ड्राई एयर के कॉन्टैक्ट में है। जब कुछ दिन बाद हम उसको चेक करते हैं तो क्या होगा, रस्टिंग किस केस में होगी, तीनों टेस्ट ट्यूब में से फर्स्ट केस में हमारे पास क्या होती है, रस्टिंग होती है। बाकी के 2 टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग है जो आयरन नेल की नहीं होगी। वो किस वजह से होता है, बिकॉज यहाँ फर्स्ट केस में क्या है, हमारे पास आयरन की नेल्स हैं वो वाटर और एयर दोनों के कॉन्टैक्ट में है। जो रस्टिंग होती है वो एयर और वाटर दोनों की प्रेजेंस में होती है। दोनों में से अगर एक भी चीज़ एब्सेंट हो उसकी प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगी, रस्टिंग नहीं होगी। जैसे सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या था, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमारे पास सिर्फ वाटर था, हवा का कॉन्टैक्ट नहीं था। बिकॉज जो ऑयल की लेयर बनी है वो उसको हवा के कॉन्टैक्ट में आने से क्या करती है, रोकती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे सिर्फ वाटर की प्रेजेंस थी, एयर की प्रेजेंस नहीं थी। तो इस वजह से यहाँ पे रस्टिंग नहीं हुई। ऐसी थर्ड टेस्ट ट्यूब में सिर्फ एयर थी, मॉइस्चर की प्रेजेंस नहीं थी, पानी प्रेजेंट नहीं था। बिकॉज वो सारा किसने के अब्जॉर्ब कर लिया था, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने अब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वो सिर्फ हवा के कॉन्टैक्ट में था, वाटर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। तो इसलिए थर्ड केस में भी हमारे पास क्या होगी, रस्टिंग नहीं होगी। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि क्रोजन होने के लिए हमें 2 कंडीशन जरूरी हैं, दैट इज एयर एंड मॉइस्चर, तभी क्रोजन होगी, अदरवाइज क्रोजन नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, कि हम क्रोजन को कैसे रोकते हैं। जैसे रस्टिंग है, रस्टिंग को हम क्रोजन भी बोल देते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम क्या क्या करते हैं, पेंटिंग यूज़ करते हैं, पेंट कर देते हैं, या फिर ऑयल की लेयर बना देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, या ग्रीसिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, क्रोम प्लेटिंग करते हैं, एनोडाइजिंग या फिर एलॉय बना देते हैं। इन सभी मेथड से हम क्रोजन को होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, इन सब का तो हमें पता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, गैल्वेनाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, ये मेथड है हमारे पास स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए, आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें हम रस्टिंग को कैसे रोकते हैं, स्टील या आयरन के ऊपर कोटिंग बना देते हैं, कि पतली लेयर बना देती है जिंक मेटल की, जिसकी वजह से वो हवा या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाता है, बच जाता है और उसकी रस्टिंग नहीं होती है। ऐसी अलॉइंग क्या है, हमारे पास सबसे अच्छा मेथड है किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज़ वैसी ला सकते हैं जैसी हमें उसकी चाहिए होती है। जैसे अलॉय क्या होता है, अलॉय हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक सारता का मिक्सचर होता है, 2 से ज़्यादा मेटल का होगा, या फिर क्या होता है, मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास मेन मेटल होती है उसको हम मेल्ट कर लेते हैं, पिघला लेते हैं। देन उसमें क्या करते हैं, हम दूसरे एलिमेंट की, दूसरे मेटल या नॉन मेटल को डिसॉल्व कर देते हैं। वो फिक्स अमाउंट में उसको क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम उसको क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो उसके बाद उसको ठंडा करा जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो उससे हमारे पास एलॉय की क्या हो जाती है, प्रिपरेशन हो जाती है। जैसे एलॉय की एग्जांपल होगी ब्रास। ब्रास हमारे पास 2 मेटल्स का मिक्सचर है, दैट इज कॉपर एंड जिंक। ऐसी आयरन है, आयरन को जब हम निकल या क्रोमियम के साथ मिक्स करते हैं तो वहाँ से हमें स्टेनलेस स्टील मिलती है, जिसको हमारे पास क्रोजन नहीं होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।